अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कौन बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी, अब आवाज आ रही है, तस्वीर आ रही है आपको? हाँ जी जूलियस, बताएं आपको आवाज आ रही है, तस्वीर आ रही है? एक को भी आ गई तो समझो कि सबको आ रही है। चलो जी, आसमा खान जी सर, ठीक है। चलो आ जाओ, जितने भागे थे ना अभी वापस आ जाओ। चलो जी, जल्दी से ओपन योर प्रेजेंटेशन, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी है, आप उसी को खोल लीजिए। सिद्रा वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बात सुने, आज का टॉपिक जो है ना वो आप लोगों ने बड़े ही एहतियात से और बड़े ही सुकून से समझ के जो है ना उसको अटेंड करना है, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि एग्जामिनर ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो इसी में से बनाते हैं। लगातार 3 साल इसी में से सवाल आया है, या तो ग्राफ आता है या फिर ये आ जाता है। ठीक है, तो ग्राफ पिछले साल आ चुका है और इस साल इसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप ये टॉपिक जो है ना वो बेहतर तरीके से समझ लें। इसको आहिस्ता आहिस्ता ही समझें, क्योंकि जल्दी जल्दी समझाऊंगा तो समझ कोई नहीं आना आपको। ओके, अच्छा अगर आप स्लाइड नंबर 2 पे आ जाएं, जहां लिखा है सपोज वी मेजर द राइट फुट लेंथ ऑफ 30 टीचर्स एंड ग्राफ्ड द रिजल्ट्स। हमने इसमें क्या किया, बच्चों अवेलेबल हो ना? ये ना बिला वजह बोलता रहूं। देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पहले आप इसको आसान अल्फाज में समझ लें, ठीक है, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि अगर आप, जैसे आपने साइंस का लॉ पढ़ा था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो न्यूटन का लॉ है कि किसी चीज को मूव करेंगे तो वो हमेशा मूव करती ही रहेगी अनटिल अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर जो है वो इंप्लीमेंट ना की जाए, उस पर एक्ट ना करे। तो ये न्यूटन्स लॉ है। तो हमने कहा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, मैं भी यही कहता हूं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर एक टीचर है वो अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को एक जैसा रखे सब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, किसी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाए, सबके ऊपर एक जैसी तवज्जो दे, फिर भी सब स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो होगा वो कुछ के नंबर बहुत कम होंगे, कुछ के नंबर बहुत ज्यादा आएंगे, और ज्यादातर लोग जो होंगे उनके नंबर दरमियान में होंगे। ठीक है, अगर कोई 10 मार्क्स का टेस्ट ले लिया गया उन्हीं स्टूडेंट्स का जिनको एक ही तरीके से पढ़ाया किसी टीचर ने, तो
कुछ के नंबर आएंगे 1 2 3, ये लोग भी कम होंगे, और कुछ के नंबर आएंगे 9 10, ये लोग भी कम होंगे। लेकिन दरमियान में जो लोग हैं तो वो 68-70% लोग जो है वो दरमियानी नंबर वाले होंगे, जैसे 40 45 70, इस तरह के लोग जो होंगे वो दरमियान में होंगे। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप किसी भी डेटाबेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई डिजीज स्प्रेड हो गई है, कुछ लोगों को बहुत कम उनका जो है वो फैक्टर होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा उससे अफेक्ट होंगे, लेकिन कुछ लोग, यानी दोनों एंड्स से वो नीचे रहेगा ग्राफ, और सेंटर में से वो ग्राफ ऊंचा रहता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, प्रेजेंटेशन में हमें क्या बताया जा रहा है। स्लाइड नंबर 2 पे आता हूं मैं सीधा, पहले जिसपे नाम शाम लिखा उसको खत्म कर दें। ये मैं आ गया। हमने राइट फुट यानी दाएं पांव की लेंथ 30 टीचर्स की लेना शुरू की। अब मेरे पास 30 टीचर्स हैं। ठीक है, मैंने कहा जी अपने जरा दाएं पांव का लेंथ लेना है, तो हमने यहाँ लिखा कम से कम लेंथ जो है वो 4 इंच हो सकती है और 14 भी हो सकती है। ठीक है, ये जूतों के नंबर होते हैं ना, 4 से लेकर 14 तक। तो अब जब मैंने पिक किया तो आया अज्यूम द फर्स्ट पर्सन हैड अ लेंथ ऑफ 10 इंच फुट। तो पहले शख्स का जो पांव था वो 10 इंच का था, तो हमने यहाँ पे एक को, ठीक है, एक के ऊपर आके हमने 10 लगा दी, यानी पहला शख्स जब हमने एक डेटा लिया। नेक्स्ट हमने जब दूसरा डेटा लिया उसकी क्या थी, उसका पाउंड था 9 इंचेस का। इसी तरह से आप डेटा लेते गए, कंटिन्यू कर दिया आपने, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9, 11, 12, इस तरह आप जैसे जैसे इसको आगे करेंगे ये एक ग्राफ बन जाएगा फॉर 30 टीचर्स। सबकी रीडिंग जब हमने ले ली तो आप देख रहे हैं कि 5 इंचेस वाला भी एक ही टीचर है, 14 इंचेस वाला जो दो एक किस्म का बंदा होगा मेरी तरह, उसका जो है वो भी एक ही बंदा है। 13 वाले 2 हैं, इसी तरह से 6 वाले भी 2 हैं। लेकिन दरमियान में जो 8, जिनका पाँव का साइज 8 नंबर है, वो 3 लोग हैं। जिनका 9 नंबर का जूता आता है वो 6 लोग हैं। जिनको 10 नंबर का जूता आता है वो भी 6 या 7 लोग हैं। 11 और 12 वाले भी 4 लोग। तो मैंने ये बताना था, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी जब एक लोकेलिटी को जब आप वहाँ पे किसी रिसर्च को करते हो किसी लोकेलिटी में, तो वहाँ पे 2 रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स वाले, यानी सबसे लाइट और सबसे हैवी, एक्सट्रीम और एट लीस्ट वाले। तो ये दोनों कम होते हैं, और जो दरमियान वाले होते हैं वो ज्यादा होते हैं, नॉर्मल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली स्लाइड भी मैंने कर दिया, और अगर हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं एक तरह की, तो हमारा ये बनेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं इसे। ठीक है, और इसी कर्व को यू विल नोटिस दैट द वी स्मूथ द लाइंस। आगे स्लाइड्स घुमा लीजिएगा, सबसे ऊपर लाइन में लिखा है यू विल नोटिस दैट इफ वी स्मूथ द लाइन आवर डेटा ऑलमोस्ट क्रिएट्स अ बेल शेप्ड कर्व। तो हमारा डेटा जो है वो एक बेल शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसी होती है ना घंटी, वो बेल जो होती है। ठीक है, सो इसको इसीलिए बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है। ठीक है जी, यहां तक अगर बात आपको समझ आ गई है तो एक मरतबा ओके लिख दें, ताकि फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ और आपको समझ आ रही है। अभी आगे आएंगी चीजें और वो बड़ी मजे की हैं। ठीक है, इस टॉपिक को मैं पूरा आज नहीं पढ़ा सकता, ना ही मैं फॉर्मूला आपको पूरा पढ़ा सकता हूँ। छोटा सा फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी होंगे, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज टाइम हुआ तो आज करेंगे, मेरे ख्याल से नहीं होगा। हाँ जी बच्चों, ओके यहाँ तक का टॉपिक। जरा मुझे कोई ना कोई तासुर, कोई इशारा दे दें, यहाँ पे है। ठीक है जी, जूलियस का आ गया मैसेज, 6 में से 1 का मैसेज आया, ओके सर। बाकी किधर हैं?
हाँ जी सिद्रा, ओके ठीक है। ये 6 लोग बैठे हैं, 6 के 6 मैसेज आने चाहिए भाई यहाँ पे। नीलम आयशा, सर प्लीज रिपीट कर दें आए हुए। आगे जान दो, टॉपिक बहुत लंबा है। हाँ जी नीलम, आपको ये बता दूं, ये टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई नॉर्मल डेटा इकट्ठा करते हैं बगैर किसी को बायस हुए, तो आपके दोनों एंड्स, यानी सबसे कम वाले भी लोग बहुत कम होते हैं, सबसे ज्यादा वाले भी लोग बहुत कम होते हैं, और दरमियान का जो डेटे की रीडिंग्स होती हैं वो ज्यादा होती है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये इसका थोड़ा सा मुख्तसर बता दिया, आगे इसको बाद आगे जाके आपको समझ आती है ये चीज मजीद। ओके आगे चलते हैं। हम कौन सी स्लाइड पे थे? हम थे बेल शेप कर्व। ठीक है, बेल शेप कर्व से जो अगली स्लाइड है वो आप देखें। वेन एवर यू सी अ नॉर्मल कर्व यू शुड इमेजिन द बार ग्राफ विद इन इट। ठीक है, जब भी आप बेल बेल कर्व देखेंगे तो आप ये समझेंगे इसके अंदर एक नीचे एक बार कर्व, बार ग्राफ भी है। बार ग्राफ किए थे ना आप लोगों ने, उसके नीचे, हर एक के नीचे एक बार था, तो ये बेल शेप्ड बनी है। ठीक है, इस तरह की अगली स्लाइड आते ही वो रेड कलर का बार ग्राफ यहाँ पे आ जाता है। मेरे पास अगर एनिमेशन चल रही है तो शायद आपके सामने ये फौरन ही आ जाता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। पीजीए, ठीक है, अब मैं, नाउ लेट्स लुक एट क्विज स्कोर्स ऑफ 51 स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जी नीलम आप भी समझ लें, आप लेट आई हैं। ठीक है, हमने 51 स्टूडेंट से एक क्विज यानी एक छोटा सा एमसीक्यूज पूछे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 51। डेटा आपके सामने मौजूद है। किसी ने, हाँ, किसी के नंबर 12 आए, किसी के 13 आए, तो ये टोटल 25 नंबर का आप कह लें टेस्ट था। ठीक है, 15, 16, 18 इस तरह मार्क्स आए सबके। ठीक हो गया, तो आपको ये पता चला कि जिनके 12 नंबर आए थे वो सिर्फ एक स्टूडेंट था, जिसके 22 आए वो भी एक था। देखे ना, टॉपर बहुत कम होते हैं, यानी कि पूरी क्लास ही टॉप कर रही है। मैट्रिक का रिजल्ट आता है, पूरी क्लास नहीं टॉप करती। बहुत कम लोग होते हैं जो टॉप की तरफ जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फेलियर की तरफ जाते हैं। ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। मिड के नंबर ले लिए, 560 नंबर आ गए, 630 नंबर आ गए, इस तरह की। तो ये मिड वाले नंबर है, 1050 में से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसका एक और खसूसियत सुन लें। अगर हम इसका मीन निकालते हैं, आप इसका मीन निकालेंगे, आपने सबके मीन निकाले, सबको जमा किया, 867 आया, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 51। जब इसको उस पर डिवाइड किया तो पता चला कि हमारा जो मीन मार्क्स है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने लिए हैं, वो कितने नंबर लिए? 17 नंबर लिए हैं। ठीक है, वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि कम नंबर वाले भी बच्चे बहुत कम है, ज्यादा नंबर वाले बच्चे भी बहुत कम है, लेकिन जो दरमियानी नंबर है जैसे 16, 17, 18 वाले, ये बच्चे बहुत ज्यादा हैं। कोई 8 है, कोई 9 है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो पता ये चला, इस स्लाइड का मकसद ये था, आपको बताना ये था कि इसका जो मीन है, जो आपके पास इस स्लाइड में मीन आया, वो सेंटर में आता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई? एक मिनट, मैं मोबाइल पे ये प्रेजेंटेशन चला लूं क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि आपके सामने क्या आ रहा है। मतलब वो एनिमेट करके आता है कि किस तरह आता है? ओके 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 ओके, ठीक है, पूरा ही सामने। ओके, ये तो गचमुचो ला रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आपके सामने मीन, मीडियन, मोड सारे आए हुए हैं। ओके, ठीक है ठीक है, चले मैं इधर से ही आपको पढ़ाता हूँ। दूसरी बात, मीडियन। देखो मीडियन क्या होता है? ये 51 है टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 51 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो आपने क्या किया, 25 एक तरफ कर दिए, 25 एक तरफ कर दिए, कितने हो गए? 50। सेंटर में जो वैल्यू बची वही मीडियन होती है ना, n+1/2, ये मीडियन का फॉर्मूला है, अनग्रुप डेटा है। तो आप जब उसको करेंगे मीन्स के 17,
आप उसको जब तमाम को सेंटर में लाएंगे, 25 एक तरफ कर लेंगे, 25 एक तरफ कर लेंगे, 50 हो गए, तो वो जो 51वां है सेंटर वाला वो 17 होगा। तो हमारा मीन भी 17 आया, हमारा मीडियन भी 17 आ गया। ओके हो गया। तीसरी चीज, मोड किसे कहते हैं? आप लोगों को अच्छी तरह से पता है मोड किसे कहते हैं। मोड कहते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है मोड की, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन एन एरे। किसी भी जगह पर कोई रिपीटेड वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई हो उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है ना? जैसे आपको डेटा दिया गया, उसमें 3 मरतबा 17 आया, 2 मरतबा 16 आया, 3 मरतबा 4 आया और 5 मरतबा 19 आ गया, तो इसमें मोड क्या होगा? 19। बसाओकात एक जैसी तादाद होती है, जैसे 3 मरतबा 19 आया, 3 मरतबा 17 आया, तो मोड फिर 2 होंगे। इसमें हम लिखेंगे द डेटा इज हैविंग या डेटा इज कंटेनिंग 2 मोड्स एट अ टाइम। ठीक है, एक से ज्यादा मोड्स हो सकते हैं, वगरना आपने वो मोड लेना है जिसकी तादाद सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस स्लाइड का मकसद ये था आपको बताने का कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन, मीडियन, मोड तीनों का आंसर सेम होता है। आपने देख लिया, मीन निकाल के देखा 17 ही आया, मीडियन निकाल के देखा 17 ही आया, और मोड ऑटोमेटिकली, चूंकि ये ग्राफ ऊंचा सबसे ज्यादा 9 तक जो जा रहा है वो 17 का ही है, इसका मतलब ये हुआ कि 17 सबसे ज्यादा मर्तबा इस डेटा में आया है। सो डेटा 17 ही हम बोलेंगे। चलिए जी, अगली स्लाइड पे आ जाए, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बनी हुई हैं। ये छोटी छोटी पहाड़ियां बनी हुई आपको नजर आ रही हैं। बेसिकली ये पहाड़ियां नहीं है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है, जो बेल शेप्ड कर्व है, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं। Normal distribution, bell-shaped are family of the distributions that have the same general shape. आपने देखा इनकी शेप एक जैसी रहती है, थोड़ा सा कुछ स्क्वीज हो जाते हैं, कुछ एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनकी शेप्स देख लें। आपको नॉर्मली जो आपको शेप मिलेगी देखने के लिए, वो ऊपर से जो सेकंड नंबर पे राइट साइड पे नजर आ रही है, वो आपको मिलेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप। उसके बाद आ जाए आप अगली स्लाइड पे, इसको फॉरवर्ड कर दें। हाँ, इसके बाद एक और स्लाइड पे आए जहां पे ये, ओहो, जिस तरह मैं चाह रहा था वैसे ये आई नहीं है आपके पास। खैर, चलो इसको समझ लो। अगर हम ये देखें, कि हमारा डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी ग्राफ में किस जगह पर कितने परसेंट डेटा मौजूद है, तो वो इस स्लाइड के अंदर बताया गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बताऊं, आपको यहां पर ग्राफ के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 1SD, दरमियान में क्या है? 0 है। ठीक है, सेंटर में ठीक है जी, तो सेंटर में आपको 0 नजर आ रहा है। अब आपने इस वाले ग्राफ को गौर से समझना है, क्योंकि यही ग्राफ आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और असल जो आपके एग्जाम के लिए आपको ग्राफ चाहिए, वो आपको ये वाला ग्राफ चाहिए। ठीक है, ये आपको ग्राफ नहीं बनाना होता, ये अंदाजन ग्राफ बनता है। बस आपने यूं करके लाइन ऐसे ऊपर चढ़ा के फिर वापस नीचे ले आए, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई ये नहीं है कि यहाँ से आपने ऊंचा बना दिया, नीचा बना दिया, अंदाजे से बनाते हैं। बस बाजुकात बनाना भी नहीं पड़ता, लेकिन किस क्वेश्चन में बनाना है, किस में नहीं बनाना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया, तो इसमें आपको एक मिनट है। ठीक है, तो अब आप ये अज्यूम कर लो कि आपका जो सेंटर पॉइंट है, ग्राफ का जो मिड पॉइंट है, जहां पे मीन, मीडियन और मोड होता है,
वहां पे आपने समझ लेना है कि यहां पर जीरो होता है, ठीक है, जीरो होता है। जीरो के बाद आप राइट साइड पे अगर ट्रेवल करेंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं वन, यानी प्लस का वन स्टैंडर्ड डिविएशन, टू स्टैंडर्ड डिविएशन, थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन। ये मैं समझाता हूं आपको भी। लेफ्ट साइड पे आप आते जाएंगे, वहां पे क्या क्या लिखा हुआ जी? -1 SD, यानी -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन और -3 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, आप लोगों ने छोटा सा कभी केचप का जो साशे होता है उसको काटने और फाड़ने से पहले एक मतलब जरा देखिएगा, उसके ऊपर वेट लिखा होता है उसका, उस पर लिखा होता है 2 ग्राम और साथ में प्लस माइनस लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये पूरा 2 ग्राम नहीं है, या तो ये प्लस हो सकता है या ये माइनस हो सकता है, यानी 2 ग्राम से कम भी हो सकता है, 2 ग्राम से ज्यादा भी हो सकता है। जहां भी वेट लिखे होंगे इन लिक्विड चीजों के, उनमें प्लस माइनस लिखा होता है। ठीक है, जब लिक्विड चीज को आप तोलना शुरू कर देते हैं ना, तब आप प्लस माइनस लिखते हैं, वरना अगर आप लीटर्स में लेते हैं लिक्विड को तो फिर आप उसको पूरा पूरा लेते हैं। ठीक है, उसमें प्लस माइनस नहीं आता। सो चूंकि ये इस तरह है, सेमी लिक्विड है, तो आपको प्लस माइनस में लिखना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है? डेविएट का मतलब होता है कि वैल्यू कितनी अपनी जगह से हिली हुई है या हिल सकती है। इस डेटा में वैल्यू कितना आगे या कितना पीछे गई है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने एक एग्जांपल ली, मैंने कहा जी मैंने 5 लोगों का वेट किया। ठीक है, मैंने 5 लोगों का वेट किया। एक का वजन था 60 kg, एक का था 80 kg, फिर 70 kg, और दो का फिर एक का 60, एक का 80। ठीक है, नहीं दोनों फिर बाकी लास्ट वाले जो दो थे उनका भी 70 kg, यानी मिड में 70 आ गया, और एक तरफ आया एक का वेट आया 60, एक का वेट आया 80। 3 लोगों का वेट था 70, एक का वेट था 60 और एक का वेट था 80। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मीडियन है या मोड है वो तो आ गया 70। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हुआ, यानी वेट अपनी जगह से जीरो से यानी स्टैंडर्ड से कितना प्लस और कितना माइनस गया है। मीन से कोई चीज जितना आगे जाती है या पीछे आती है उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। तो इसमें पता ये चला कि किसका वेट 70 था, जिसका कम हुआ वो 60 था, तो हमारा माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आया? 10 kg। हमारा प्लस का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आया? 10 kg। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रीडिंग में स्टैंडर्ड डिविएशन 10 kg है, यानी वो 10 kg ही या तो वो आगे जा रहा है, 10 kg ही या तो वो पीछे जा रहा है। ठीक है, कारों की रेस होती है ना, तो वो कभी कार का टायर फट जाता है, कभी रास्ते में खराब हो जाती है। एंडिंग पॉइंट पे फिर जीतता कौन है? वहां वो नहीं जीतता जो पहले पहुंचता है, नो। क्योंकि जो गाड़ी पहले छोड़ी आपने, जाहिर बात है वो तो पहले पहुंच जाएगी। ये जो रैलीज वगैरह होती है ना, डेजर्ट रैलीज में गाड़ियां छोड़ी जाती हैं आगे पीछे, पहले 2 निकाल दी फिर 2, उनका एट द एंडिंग टाइम, उनका डिपार्चर टाइम और उनका अराइवल टाइम दोनों को नोट करके उनकी एवरेज निकाली जाती है, एवरेज स्पीड। उस बिना पे उनको प्राइज मिलता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उनकी स्पीड कभी एवरेज से कम भी होती है, कभी उनकी स्पीड एवरेज से ज्यादा भी होती है। कोई गाड़ी 100 की स्पीड पे आई होती है, वो फर्स्ट नहीं आती। कोई गाड़ी 80 की स्पीड पे गई होती है, वो फर्स्ट आ जाती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो गाड़ी 140 पे भी पहुंची होती है, उस वजह से उसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बात बताने का मकसद ये है कि वैल्यूज मीन से कभी कुछ कम होती हैं, कभी कुछ ज्यादा होती हैं। और अब बात करते हैं जो आपको परसेंटेजेस नजर आ रही हैं, ये आपने याद नहीं करनी, सिर्फ आप समझ लें इसको। लेकिन ये जो एसटी वाला काम है ये आपने याद करना है, जो ब्लू में लिखा हुआ है, यानी बराबर बराबर फासले से 3 लाइनें लगानी है सेंटर के बाद। तो +1 SD, +2 SD, +3 SD दाएं तरफ,
-1 SD, -2 SD, -3 SD बाएं तरफ। ये तीनों के तीनों आपने लाइंस लगानी, ये याद रखनी है आपने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी हमने मार्क्स देखे थे, कुछ स्टूडेंट्स के 8 नंबर थे, कुछ के 7 थे, कुछ के 9 थे, तो दरमियान में आ रहा था 9, मेरा ख्याल से यही आ रहा था। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि 7, 8 और 9 वाले कितने स्टूडेंट्स बनते हैं, तो आप 34.13 34.13% को जमा कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि करीबन 68% 68% लोगों ने 7, 8 और 9 के दरमियान में नंबर लिए। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो 68% लोगों ने 1000 में से 700, 800 और 900 के दरमियान नंबर लिए होंगे। ठीक है, ये आपको जो रेड कलर का नजर आ रहा है ना 34 एक तरफ लिखा हुआ है, अब आपकी तरफ थोड़ा सा वो गंद ज्यादा पड़ गया है, पता नहीं आपको सही तरह से नजर आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप ये देखें कि 0 और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों साइड पे देख लें, प्लस का 1 और माइनस का 1 स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों साइड्स पे देखें, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि 0 और +1 के दरमियान में रेड कलर से क्या लिखा है, कितने परसेंट है, 34.13। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनके 8 नंबर थे और 9 नंबर थे, 8 से 9 नंबर के दरमियान में कितने परसेंट स्टूडेंट्स थे, 34% स्टूडेंट्स। और 7, और ये भी बता दूं आपको कि ये 34%, 13% और 2% और 0.13% है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैटिक वैल्यूज है, ये नहीं चेंज होती, ये आपकी जो है ना कांस्टेंट्स है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन 9.18 मीटर पर सेकंड से, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, हमेशा कोई भी डेटा जब नॉर्मली कलेक्ट किया जाएगा तो वो जो 64% लोग होंगे, 68%, सॉरी 68% लोग होंगे वो सेंटर में होंगे। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, इसके बाद मैं कैलकुलेटर पकड़ लूं। मैंने कहा 68% प्लस आगे क्या है, 13 13 14 लगा दो, 28 जमा 28। हाँ, और अगर मैं आगे के भी स्टैंडर्ड डिविएशंस जमा कर लूं, या जिसे हम कहें कि भाई जिनके 900 से 1000 के दरमियान नंबर है, या जिनके 300 से 400 के दरमियान नंबर है, वो भी 13% है। और ज्यादा नंबर वाले जिनके 800, 900, 900, 1000 के दरमियान नंबर है, वो भी 13.59% है। ये वैल्यूज आपने याद नहीं रखनी, लेकिन आप समझ लें। और अगर हम टोटल देखें कि वो बच्चे जिनके नंबर 400 से लेके 1000 तक आए, वो कितने परसेंट बनते हैं, 96%। यानी मैंने ये सारे जमा कर लिए, 13.59 इधर वाला भी, 34.13 सेंटर, फिर 34.13, फिर 13.59, इन सबको जब जमा किया तो 96 आया। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में जब आप डेटा इस तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं या कोई सैंपलिंग कर रहे होते हैं, तो 96% लोग इस एरिया में होते हैं। ठीक है, 96% लोग इस, एक मिनट, वो मिस माँ का मैसेज आ रहा है।
अच्छा जी, वापस आता हूँ। हाँ, अभी हमारे पास है 15 मिनट्स। चलो बच्चों, फिर से मैं आ रहा हूँ इसमें। मुझे एक बार फिर से आना पड़ेगा वहीं तक, नीचे। अच्छा अच्छा बच्चों, एक मरतबा आप जरा पीछे आए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगो ये वाला। आपने जहां पर वो स्लाइड थी ना जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने लिखे हुए थे, ठीक है, जहां पर स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए थे ना, पॉइंट्स ऑन क्विज 51 वाला डेटा भूले हैं। आगे बच्चों, सो तो नहीं गए? ये अब मैं डेटा निकाल रहा हूं जहां पर मैंने, हाँ, एक स्लाइड है जहां पर लिखा था वेन एवर यू सी अ नॉर्मल कर्व। हाँ, ये वाली स्लाइड निकाल लें आप। मेरे पास स्लाइड नंबर 6 है ये, ठीक है। जिसकी हेडिंग ऊपर लिखी हुई है, वेन एवर यू सी अ नॉर्मल कर्व यू शुड इमेजिन द बार ग्राफ विद इन इट। ये वाली पीछे आएगी ये स्लाइड। अच्छा जी, अब आपने वही वाला अपने सामने रखना है, बल्कि जहन में रखना है। क्या था? 34.13, ठीक है, सेंटर में 0 था, और इस तरफ +1 SD के ऊपर क्या लिखा हुआ था? 34.13। और इसी तरह से +1 या -1 SD की तरफ लिखा हुआ था 34.13। हम ये कह सकते हैं, वो डेटा अगर आप यहाँ पे देखें, 16, 17, 18 ये मार्क्स है, ठीक है। 16, 17, 18 नंबर लेने वाले बच्चे कितने परसेंट हुए जी? 34%। 34.13% तो वो हुए जो 17 और 16 के दरमियान थे, और 34.13 बच्चे वो हुए जो 17 और 80 के दरमियान थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि 16 से लेके 18 तक जिन्होंने नंबर लिए वो 68.26% थे, ठीक है। दोनों परसेंटेजेस को आप लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी जमा कर लें। उधर हम अज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, क्योंकि ये ग्राफ पहले आप मुझसे समझ चुके हैं, ठीक है। ये नीचे जो लिखे हैं ये मार्क्स है, जो साइड पे लिखे हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वाई एक्सिस पे। अब आप और बढ़ाते हैं इसको, इस तरफ कितना था? वो था 13 पॉइंट समथिंग। चलो 14 लगा लेते हैं, इसको 14 लगा लेते हैं, ठीक है। चले, अगर मैं ये देखूं 14 और 16, मैं कहूं कि 16 और 14 के दरमियान कितने परसेंट लोग थे, तो मैं बता सकता हूं कि भी 13% लोग थे। अब आप इसको अपना ना मेडिकली जरा करके देखिए। जिन लोगों का BSR लेवल, ठीक है, जो आपके पास एक वार्ड है मेडिसिन का, ठीक है, वहां पे आप BSR लेवल कर रहे हैं, सब पेशेंट एक जैसे पड़े हुए हैं, सब डायबिटिक है, तो मिड वाले जो होंगे, जिनकी रेटिंग बहुत ज्यादा आ रही होगी, आप ये कह सकते हैं कि जितने भी बेड्स अवेलेबल हैं इसमें से 68% ऐसे हैं जिनकी रीडिंग ज्यादा आ रही है, क्योंकि उनको एक ही डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, वही नर्सिंग स्टाफ है, वही हॉस्पिटल है, वही केयर है, तो ये स्टैंडर्ड है उनका, ये होगा। बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी रीडिंग नीचे वो 40-60s में आ रही होगी, बहुत कम आ रही होगी, वो कोई इक्का दुक्का होंगे, ठीक है। वो एंड वाले 2% होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनकी रीडिंग कुछ नॉर्मल की तरफ आ रही होगी, वो 13% होंगे। तो जैसे जैसे मैंने वहां पे परसेंटेजेस लिखी हुई है ना, आप कोई भी डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट
जहां पर क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और किसी भी चीज की क्वालिटी आप चेक करना चाह रहे हो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वहां पे वाइटल रोल प्ले करता है। आप परसेंटेज में देख के बता सकते हैं आराम से कि भाई 68% जो है लोग इस तरह ही हैं, जहां आपको पता हो कि हम ही लोगों को रोजाना ट्रीट कर रहे हैं, हम ही हमारे ही डॉक्टर्स कर रहे हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ कर रहा है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जी इतने से 68% जो है ना पेशेंट ऐसे हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ग्राफ आपका गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। आगे चलता हूं मैं, अगर कोई काम की चीज है तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना ये ग्राफ ये निकाल दें। हाँ, चलिए जरा एक दो स्लाइड स्किप करें और आगे आ जाएं जहां पर आपको जहाज की नोक की तरह का एक स्मॉल स्टैंडर्ड डिवीएशन ब्लू कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास स्टैंडर्ड कर्व या बेल शेप्ड कर्व की शक्लें आ रही हैं। अब की बार पीछे भी था ये लिखा हुआ, ये वाली अशकाल पीछे भी थी, बट इन दिस केस आपको इनके नाम बता दिए गए। अगर स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, जैसे हम ये पढ़ रहे थे ना अभी, +1 +2 +3 SD, तो वो जितनी दूर होगा उसे हम बोलेंगे कि लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन है, कि मीन से, यानी जो भी इनका मीन निकल रहा है, अगली वैल्यू का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, तभी तो ये ग्राफ चौड़ा ज्यादा हो गया, ऊंचाई में कम है, तो वो लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये शेप दिखा के आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं ये किस शेप, इसका नाम क्या है। आप कहेंगे बेल शेप्ड कर्व विद लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड डिविएशन छोटे होंगे, यानी मीन और अगली वैल्यूज का फासला बहुत कम होगा जो वेरी कर रही होंगी, तो उनको हम बोलेंगे स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व। और जब उनका ग्राफ बनाया जाता है बार ग्राफ की मदद से, देन क्या होता है, देन इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, सुई जहाज कहते हैं इसको बचपन में, सुई जहाज। तो जनाब ये वाले इस तरह की ग्राफ जो है, स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन और लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन वाले कर्व इस तरह से बनते हैं। ठीक है, ये नीचे वाले छोड़ दें, ये तंग करेंगे आपको, आपके सिलेबस की काम की चीज है भी नहीं ये। चलो लो बच्चों, अगली स्लाइड आई है बड़ी प्यारी, इसमें काफी कुछ आपके काम का है। ये वो स्लाइड है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा रहा था, कि यहाँ लिखा है ना जी स्कोर, टी स्कोर, IQ, सैट। हाँ जी बच्चों, ये वाली स्लाइड निकाल लें आपके। ठीक है, तो आपके पास ये वाला ग्राफ आ गया। अब इसको समराइज करते हैं चीज को, आप क्लोजिंग है लेक्चर की, अब इसको बिल्कुल एक मर्तबा आसानी से समझ लो। आपको पता चल गया कि दरमियान में मीन मीडियन मोड होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान में मीन मीडियन मोड होता है। आपको अगर थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी का सवाल भी आता है, अगर थ्योरी में आपसे ये भी पूछ लिया जाए इसकी प्रॉपर्टीज बताएं, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट कंटेन्स द मीन मीडियन मोड एट द सेंटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है, both the sides of the curve are downward sloped। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि दोनों साइड्स इसकी डाउनवर्ड स्लोप्ड होती हैं, नीचे की तरफ स्लोप्ड होती है। ठीक है जी, अब आपको ये पता चला होगा कि स्टैंडर्ड डिवीएशन, ये कौन सा वैसे शेप जो नजर आ रही है, ये आपको कौन सी शेप लग रही है, ये लार्ज स्टैंडर्ड डिवीएशन शेप है, ना कि ये ऊपर की तरफ कोई चोंच बनी हुई है। ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड कर्व है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये लार्ज स्टैंडर्ड डिवीएशन कर्व है। स्टैंडर्ड डिवीएशन के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसका, ये आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि लेफ्ट साइड पे आते जाएंगे तो माइनस के स्टैंडर्ड डिवीएशन, यानी मीन से कम वाली वैल्यूज और मीन से ज्यादा वाली वैल्यूज दाएं तरफ होंगी, मीन से कम वाली वैल्यूज बाएं तरफ होंगी। ठीक है, ये टी स्कोर, IQ स्कोर, सैट स्कोर, इसको ओमिट कर दें, ये आपके काम का है ही नहीं।
आपके काम का यहाँ का क्या है, जी स्कोर है। ठीक है, मैं आप लोगों से जी टेबल शेयर कर लूंगा। जी टेबल आपकी जो बुक मैंने बताई थी उसके अंदर मौजूद होता है, वैसे भी मैं पेज यहाँ पे शेयर कर लूंगा। सिर्फ एक बात सुन लें, आखिरी लुब्बे लुबाब है इसका, समझ लें, आखिरी पॉइंट है वो ये कि आपका सवाल पेपर में स्टैंडर्ड डिवीजन का आता कैसे, क्या मैं ऑन कर रहा हूं, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आता है तो कैसे आता है, आपसे पूछा जाता है इन अ हॉस्पिटल ऑफ 500 बेड्स देयर वर 300 बेड्स रिजर्व्ड फॉर फीमेल पेशेंट्स। ठीक है, 300 बेड जो थे वो फीमेल पेशेंट्स के लिए उन्होंने रिजर्व कर दिए किसी भी हॉस्पिटल में, जहां पे टोटल बेड थे 500। ठीक है, अच्छा वहां पे ये दोनों चीजें आपके काम की नहीं है, डेटा कभी कभी आपको घुमाने के लिए भी दिया जाता है। उसमें पूछा गया कि वहां पे पेशेंट्स को जो डायबिटिक्स पेशेंट थे वो क्या थे, डायबिटिक वाले, उनकी जो मीन वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 80। ठीक है, जब हमने बीएसआर किया तो 80 था सबका, वो था मीन विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ का बीएसआर क्या आ रहा था, 80 तो सेंटर हो गया ना मीन, जब स्टैंडर्ड डिवीजन 5 बता दिया इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनका आ रहा था रीडिंग्स 75 और कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी रीडिंग आ रही थी 85, यानी वो 5 के स्टैंडर्ड डेविएशन में थे। अब वो आपसे ये पूछेगा इफ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टेल हाउ many patients were having BSR level greater than 100, लेस देन 70, कुछ भी पूछ सकता है, या बिटवीन 60 एंड 80, 16 एंड 90। ये क्वेश्चन आता है कि इतने टोटल पेशेंट्स थे, उनका मीन ये था। ठीक है, कोई भी रीडिंग ले लेते हैं, उसका मीन ये था विद स्टैंडर्ड डिवीजन दिस। अब बताइए कि कितने परसेंट पेशेंट्स इस रीडिंग के दरमियान हैं या कितने परसेंट पेशेंट्स इस रीडिंग के दरमियान में हैं। जब मुल्क की पॉलिसीज बनाई जाती है ना, तो वहाँ पे लोगों का ये तनख्वाह वगैरह का निज़ाम सबको पता होता है। ठीक है, गवर्नमेंट तो सबका डेटा निकलवा लेती है और इसी तरह से आपको ये डेटा एनालाइज करके आप लोगों की सैलरीज जो है डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, तो वो ये पूछते हैं वहाँ पे कि भाई एक ही मुल्क में एक जैसा स्केलिंग सिस्टम है, निज़ाम एक जैसा है, ग्रेडिंग एक जैसे है, बी एस आर कह रहा हूँ, बीपीएस जो है सबका एक जैसा है, तो बताएं 50 से 70 हजार रुपए के दरमियान जो लोग कमा रहे हैं वो कितने परसेंट है, लाख से 10 लाख के दरमियान कमा रहे हैं वो कितने परसेंट है। ठीक है, तो वो कोई 2% वो होंगे, 1% ये होंगे। रिश्वत का निज़ाम जरा बाहर निकाल दें, फिर बता रहा हूँ, हलाल की तनख्वाहें जो है वो यही हैं। ठीक है, तो आपके जो सेंटर में आएगा वो डेटा आएगा जो ज्यादातर लोग होंगे, 50, 60, 70, 80, बल्कि इससे भी कम पे आ जाए आप। ठीक है, 40 से शुरू कर ले, 40 से 80 के दरमियान वाले लोग ज्यादा होंगे, उसके बाद और ज्यादा होंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको बड़े ही काम की रीडिंग्स देता है। आप एक सेकंड में परसेंटेज निकाल लेते हैं कि बताएं इतनी सैलरी वाले, इतनी रीडिंग वाले या इतने परसेंट डेटा कैरी करने वाले कितने फीसद लोग हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी पता चल जाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। जल्दी से अपनी अटेंडेंस बोल दें, मैं कॉपी करके इसको फॉरवर्ड करूं, कौन कौन लोग यहाँ में मौजूद है प्रेजेंट कर दें, मैं कॉपी करके इनको फॉरवर्ड कर देता हूँ आपकी अटेंडेंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बस अटेंडेंस एक मरतबा प्रेजेंट बोल दें, यहाँ पे कौन कौन मौजूद है मैं कॉपी करके फॉरवर्ड कर दूंगा। सिद्रा जमील प्रेजेंट, ठीक है, और सिद्रा तुम अकेली तो नहीं लेक्चर सुन रही थी? हाँ जी, जूलियस भी है, ठीक है।
सादिया। ओहो, बच्चे रोल नंबर भी लिख दिया करो यार। चलो खैर ठीक है। आसमा खान भी तो है। हाँ आसमा भी है। ठीक है, इफ्रा भी है, नीलम आयशा भी है, सिद्रा जमील। चलो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके। सादिया प्रेजेंट, जूलियस प्रेजेंट, सिद्रा जमील प्रेजेंट, नीलम आयशा प्रेजेंट, खान प्रेजेंट, सादिया ऊपर होता नहीं गई, सादिया हो गई ऊपर। तस्लीम ठीक है। नीलम आयशा का आ गया। ओके ओके।